हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज जो आपकी क्लास रहने वाली है वो है सामान्य विज्ञान की। इसमें हम लोग सामान्य विज्ञान के ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके रेलवे की ग्रुप डी व एनटीपीसी 2025 के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो जो भी साथी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है। उस वस्तु की गति ऊर्जा क्या होगी? जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, गति ऊर्जा का फार्मूला तो क्या होता है? गति ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, इसका फार्मूला क्या था? हाफ mv²। तो यहाँ पर m हमारा क्या है? m यानी द्रव्यमान मास, ये 15 किलोग्राम है, और v यानी वेग है हमारा 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा v आ गया, ये हमारा m आ गया, मान रख देते हैं। तो हाफ m कितना है? 15, v कितना है? 8 है, 2 बार है, स्क्वायर है तो ये कर लेंगे। इसका 2 एकम 2, 2 4, 4 32, 480 जूल। कितना आ गया है? 480 जूल। ये हमारा आंसर है। सही आंसर क्या रहेगा? 480 जूल। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक सौर सेल बनाने के रूप में नहीं हो सकता है? तो सही आंसर रहने वाला है गैलियम। क्या है? गैलियम। इसका जो उपयोग है एक सौर सेल बनाने में नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि गैलियम एक ऐसी धातु है जो अत्यधिक कम ताप पर क्या है, लिक्विड में बदल जाती है, द्रव्य में बदल जाती है। कमरे के रूम टेम्परेचर पर ये गैलियम है, ये द्रव्य में बदल जाती है, इसीलिए इसको हम लोग प्रयोग में नहीं ला सकते। इसके अलावा सिलिकॉन, प्लेटिनम और जेर्मेनियम, इसका प्रयोग हम लोग सौर सेल बनाने में कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या रहेगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखें क्वेश्चन। आदर्श वोल्ट मापी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले बात करेंगे वोल्ट मापी। ये वोल्ट मीटर क्या होता है? तो ये क्या होता है कि ये विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो वोल्ट मापी का प्रयोग क्या होता है? विभवांतर मापने के लिए, विभवांतर मापने के लिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि आदर्श वोल्ट मापी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए? तो वो अनंत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। बी इसका सही आंसर रहने वाला है। साथियों, यदि आपको वर्तमान में जो क्लास चल रही है इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज़ उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाइए। इसके जो पीडीएफ है आपको फ्री में मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारे ऐप एग्ज़ाम वेब को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ भी इसकी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। और जैसा सभी पता है कि हमारी डेली की साइंस क्लास आती है 11:10 पर सुबह आपकी क्लास आ जाती है। तो देर ना करिए, जो भी आगे क्लास आती हैं आपकी तुरंत ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन होने क्या करना पड़ेगा आपको? तो आपको करना पड़ेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। और आपको गुरुत्वाकर्षण फोर्स दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो निहित ऊर्जा ज्ञात करने के लिए यानी यू को ज्ञात करने के लिए mgh ये फार्मूला होता है। तो मान लग देते हैं। m यानी मास हमारा कितना 11 है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स है 9.8 और h ऊंचाई कितनी है 5 मीटर। तो 11 55 गुणे 9.8 और इसका आंसर आएगा 539 जूल। सही आंसर क्या रहने वाला है? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या है? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुनः उसी तरीके से कि 20 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तो उसमें निहित ऊर्जा क्या होगी, कितनी होगी? गुरुत्वाकर्षण फोर्स दे रखा है। पुनः हम लोग फार्मूला लगाए U बराबर mgh। m हमारा कितना है 20 है, गुरुत्वाकर्षण 9.8 और h हमारा मीटर है 10। कितना हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1960 जूल। कितना है? 1960 जूल। 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जिसमें बाहरी की ओर धक्का देता है? तो वो अपकेंद्री बल होता है। कौन सा? अपकेंद्री बल होता है जो बाहर की ओर धक्का देता है। 20 का सही आंसर हो जाएगा।
साथियों, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। जो भी साथी हमारे रेलवे की ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का एक इंपॉर्टेंट कोर्स लेकर आए हैं, जो आपके पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध रहने वाला है। इसमें जो कंटेंट रहेगा एकदम सटीक कंटेंट रहने वाला है। जो भी रेलवे ने पूर्व में एग्ज़ाम कराए हैं, जिस प्रकार से रेलवे क्वेश्चन पूछता है उसी प्रकार से आपका कंटेंट तैयार किया गया है। तो यदि आपको हमारा कोर्स चाहिए तो आप हमारे ऐप एग्जाम बेब को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ ये आपको कोर्स मिल जाएगा। कोर्स की कीमत मात्र रहने वाली है 199 रुपये रहने वाली है। वर्तमान में छूट चल रही है और ये आपको मिल जाएगा मात्र 149 रुपये में आपको कोर्स मिल जाएगा। 50 रुपये की अभी छूट चल रही है। इसके अलावा आपको कोई क्वेरी करनी है तो हमारे दिए गए नंबर, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसका रही हमारा कॉल का नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी करनी हो करियर से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड, हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति की इकाई क्या है? तो वो है अश्व शक्ति। क्या है? अश्व शक्ति। डी इसका सही आंसर रहेगा, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर। और हॉर्स पावर कितना होता है? तो 746 वाट। कितना होता है? एक हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वाट के बराबर होता है। देखिए, जो वाट होता है वो भी शक्ति का मात्रक होता है, ठीक है, ये भी शक्ति का मात्रक होता है। लेकिन क्या उद्योग में पूछा गया, बड़े पैमाने पूछा गया, तो बड़े पैमानों पर अश्व शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक क्या रहेगा आंसर? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। या इस वाट को एक और नाम से लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकंड। ठीक है, जूल प्रति सेकंड, ये भी इसको हम लोग लिख सकते हैं वाट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केपलर का द्वितीय नियम ग्रह का क्षेत्रफलीय वेग अचर रहता है, निम्न में से किस संरक्षण नियम के तुल्य है? देखिए, केपलर का द्वितीय नियम क्या था? तो उन्होंने बताया था कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान अंतरालों के समान क्षेत्रफल पार करती है, यानी ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल हमेशा नियत रहती है। तो सही आंसर क्या रहने वाला है? कोणीय संवेग। क्या है? सी इसका सही आंसर रहेगा। ये कोणीय संवेग जो नियम है इसके समतुल्य है, कोणीय संवेग पर आधारित है। देखिए, इसका फार्मूला क्या होता है? dA/dt = L/2m। ठीक है, तो dA और dt क्या है? dA/dt, तो ये है क्षेत्रफलीय चाल है। क्या है? क्षेत्रफलीय चाल, या इसको वेग कह सकते हैं। ठीक है, जो L हमारा ये क्या है? ये हमारा कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग। और जो m हमारा है वो है ग्रह का द्रव्यमान। क्या है? ग्रह का द्रव्यमान। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यदि अपकारकों की एक कुल ऊर्जा प्रतिक्रिया के उत्पादों से अधिक है तो गर्मी जारी होती है और प्रतिक्रिया को एक खाली स्थान बनना है प्रतिक्रिया कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? उष्मा, क्या कहा जाता है? उष्मा क्षेपी। ठीक है, उष्मा क्षेपीय विक्रिया कहा जाता है। ए इसका सही आंसर रहने वाला। उष्मा क्षेपीय विक्रिया क्या होती है? तो ऐसी प्रक्रिया जो ऊर्जा जारी करती है और आमतौर पर गर्मी या प्रकाश में यह ऊर्जा जारी करती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श गैस का समीकरण है, तो सही आंसर क्या है? ए इसका सही आंसर है PV/T = ωr। ठीक है, ये आदर्श गैस का समीकरण है। मान की बात करें तो क्या है यहाँ पे? देखिए, जैसे कि आर क्या है? आर किसको करता है? तो ये सार्वभौमिक गैस स्थिरांक है। क्या है? सार्वभौमिक गैस स्थिरांक। ओमेगा क्या है? तो ये है मोल्स के संदर्भ में आदर्श गैस की मात्रा। ठीक है, मोल्स के संदर्भ में आदर्श गैस की मात्रा। जो भी गैस की मात्रा होती है इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, गैस की मात्रा। टी क्या है यहाँ पे? टी है टेम्परेचर, तापमान। और पी क्या है? तो पी है आदर्श गैस का दबाव, प्रेशर, दबाव किसका? आदर्श गैस का। और वी क्या है? तो वी है आयतन। क्या है? आयतन आदर्श गैस का। तो आदर्श गैस का समीकरण क्या है? ए इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री पर होता है? तो वो होता है
4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम सबसे अधिक होता है, यानी पानी या तो इससे कम होगा, 4 डिग्री से भी कम होता है या ज़्यादा होता है तो उसका घनत्व कम होने लगता है। सबसे ज़्यादा घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है। अगला देखते हैं, फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल के क्वथनांक और हिमांक बिल्कुल कितने डिग्री से अलग होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जल का क्वथनांक कितना होता है फ़ारेनहाइट डिग्री में, तो वो होता है 212। कितना होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और हिमांक होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप चलिए अंतर निकाल लेते हैं, 212 माइनस 32 तो आएगा 180। कितना है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये इतना अंतर होता है फ़ारेनहाइट पैमाने में। भाई यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए सेल्सियस में, सेल्सियस पैमाने में, सेल्सियस पैमाना, तो देखिए उसका हिमांक कितना होता है, वो होता है 0, ठीक है। हिमांक कितना होता है 0 होता है, और क्वथनांक होता है 100। तो अंतर कितना आया 100 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, खालिस्तान बनना है आपको। समान तापमान और दाब में ठोस से तरल पदार्थों में बदलने के लिए आवश्यक प्रति इकाई द्रव्यमान ऊष्मा है। तो क्या है, द्रवण की गुप्त ऊष्मा। द्रवण की जो गुप्त ऊष्मा होती है समान तापमान और दाब में ठोस तरल पदार्थों में बदलने के लिए आवश्यक प्रति इकाई द्रव्यमान ऊष्मा है। और ये जो द्रवण की गुप्त ऊष्मा होती है ये हमेशा धनात्मक होती है। कैसी होती है, हमेशा धनात्मक होती है। या फिर इसको एक और नाम से जान सकते हैं, द्रवण की तापीय धारिता। क्या है, द्रवण की तापीय धारिता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक गुणों के बीच मेंडलीफ खालिस्तान बनना है के 7 तत्वों द्वारा गठित यौगिकों पर केंद्रित था। आंसर बताने से पहले मैं साथियों आपको बताना चाहूँगा, अभी यदि आपने भी चैनल विजिट सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपको नोट्स चाहिए, जो वर्तमान में क्लास चल रही है या फिर जो भी हमारी प्रीवियस क्लास होती हैं उसके लिए आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाइए, टेलीग्राम चैनल डाउनलोड ज्वाइन कर लीजिए और हमारे सारे नोट्स प्राप्त कर लीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि रासायनिक गुणों के बीच मेंडलीफ के 7 तत्वों द्वारा गठित यौगिकों पर केंद्रित था। तो ये किस पे केंद्रित था, तो वो था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे, इस पे केंद्रित था। क्यों केंद्रित था, क्योंकि ये अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, ठीक है, अत्यधिक अभिक्रियाशील। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं, इसलिए लगभग सभी तत्वों के साथ यौगिकों के साथ इनका जो है गठन हो जाता है। इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मेंडलीफ ने प्रयोग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, रेनवेयर के नोट्स सूक्ष्म छिद्र हैं जो खालिस्तान में पाए जाते हैं। तो ये किस में पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं माइलिनेटेड्स एक्सोन में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिन पौधों में विभेदित पादप शरीर नहीं होता है वे समूह खालिस्तान बनना है के होते हैं। तो वो होते हैं थैलोफाइट। क्या होते हैं, थैलोफाइट के होते हैं जिन पौधों में पादप शरीर नहीं होता है। वो किस समूह के होते हैं, तो थैलोफाइट समूह के होते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मृत पोषित है। तो वो है मशरूम। कौन है, मशरूम मृत पोषित है, मतलब मरे हुए पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है। जिनको मौत हो जाती है उन पे डिपेंडेंट होता है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन गर्म झरनों, गहरे समुद्र, तापी छिद्रों और बर्फ जैसे सबसे अधिक रहने वाले योग्य निवासों में निवास कर सकता है। तो जो जीवाणु है ये निवास कर सकता है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान बनना है, मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो ये सही आंसर रहेगा यकृत। यकृत क्या है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है मनुष्य के शरीर में। इसके अलावा पेनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा यकृत। और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्थायी ऊतक के गठन हेतु स्थायी आकार, आकृति और कार्य करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, वो विभेदीकरण। क्या
विभेदीकरण कहा जाता है। तो आज क्लास के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।